नंबर सिस्टम, ये हमारी विज्ञान की, हमारी गणित की, हमारे चीजों को समझने का ये एक अहम आधार है। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे नेचुरल नंबर है। ये नेचुरल क्यों? क्योंकि ये काउंटिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। काउंटिंग काहे की? काउंटिंग हर फिजिकल चीज की काउंटिंग, हर फिजिकल चीज की काउंटिंग जो नेचर में है, फिजिकली प्रेजेंट है, उसकी काउंटिंग। हम गिन सकते हैं कि इस सड़क पर इतने पेड़ हैं, इस सड़क पर इतने आम के पेड़ हैं, इतने अमरूद के पेड़ हैं, इस सड़क में इतनी गलियां हैं, इतने नाले हैं। हमारे संसार में 7 सागर हैं। धरती पर 2 पोल हैं। धरती एक है। ग्रह 9 है। तो ये जो भी चीज गिनी जा सकती वो प्रकृति में है, मौजूद है, और हम उसी से ये नेचुरल नंबर डिफाइन करते हैं। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम जानते तो हैं, मगर उसको इस नेचुरल नंबर से बता नहीं सकते कि वो 1 है कि 2 है कि 3 है। तो हम क्या करते हैं, हम एक नंबर स्केल बनाते हैं। यहां 0 है, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, और यहां 4 है। ये हमने नंबर स्केल बना दिया। अब हम कुछ चीजों के बारे में कहते हैं कि ये हमारे इस स्केल में फिट नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमने 2 तरह के अलग से नंबर डिफाइन किए। उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर और दूसरा हम कहते हैं रेशनल नंबर। अब आप गौर करिए, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, ये दोनों सिर्फ गणित की विद्वता दिखाने के लिए है। ये वास्तव में दोनों नंबर एक ही है। √2 ये इरेशनल नंबर है,
11/3 ये रेशनल नंबर। अब √2 को हम लोग जानते हैं कि ये इसमें 1 और 2 के बीच में कहीं है, और 11/3 को भी हम लोग जानते हैं कि 3 और 4 के बीच में कहीं है। कहाँ है ये हम इसे एग्जैक्ट नहीं लोकेट कर सकते। √2 है, इसे हम एग्जैक्ट लोकेट नहीं कर सकते। इसलिए ये जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का फर्क है ये बेकार है। हर वो नंबर जो नेचुरल नंबर नहीं है वो इस स्केल पर कहीं न कहीं फिट होता है, फिट नहीं होता, वो अप्रोक्सीमेट रहता है। इसी अप्रोक्सीमेट रहने के नाते उसे भिन्न नंबरों की संज्ञा दी गई है। मैथमेटिक्स में केवल 2 ऑपरेशन है, एक एडिशन और दूसरा मल्टीप्लिकेशन। बल्कि हम कहें तो एक ही ऑपरेशन है, एडिशन। ये माइंड का खेल है। जैसे हमने 3 एक गिनती रखी और एक गिनती रखी 4, तो इसका परिणाम हम खुद ही समझ गए कि 3 गोले और 4 गोले, और परिणाम इसका हो गया 7। ये कोई फार्मूला नहीं, ये कोई सूत्र नहीं, ये सिर्फ अंक की परिभाषा से निकला हुआ है। पूरी मैथमेटिक्स केवल अपने परिभाषा से निकली हुई है। जैसे हम ये कहते हैं कि इसमें आकृतियां होती हैं, और इन आकृतियों पर पहला अध्ययन किया है यूक्लिड ने, इसलिए इसको यूक्लिड ज्योमेट्री कहते हैं। यूक्लिड ने हमको बताया कि हम 2 तरह की आकृतियां होती हैं, एक बंद और एक खुली। ये बंद आकृति है, ये खुली आकृति रुकिए है। ये खुली आकृति है, ये बंद आकृति है। अब इनमें हम एक ही फर्क है, इसका क्षेत्रफल नहीं होता। नहीं होता, और इसका क्षेत्रफल होता है। ये जो खुली आकृतियां हैं, इसमें बहुत सारे विज्ञान के और गणित के रूप छिपे हुए हैं, इसलिए इसको अभी हम छोड़ देते हैं, और ये जब हम आगे बढ़ेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे। आकृतियों में जो सबसे महत्वपूर्ण आकृति है हमारी, वो है वृत्त। इस वृत्त की, इस गोले की परिभाषा है कि इसके बीच में एक बिंदु होता है, और इसके किनारे जो हिस्सा है इसको हम परिधि कहते हैं। वृत्त की परिभाषा क्या है? वृत्त की परिभाषा केवल इतनी है कि परिधि पर हर बिंदु केंद्र से बराबर दूरी पर होता है। और इस दूरी को हम कहते हैं रेडियस।
अब हम वृत्त के कितने भी प्रमेय निकाल लें, कितने भी सूत्र निकाल लें, कितने भी सूत्र आपको बताएं, वो सारे सूत्र इस परिभाषा में ही निहित है। आपको उस सूत्र के लिए अलग से गणित सीखने की जरूरत नहीं है, अलग से गणित जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये परिभाषा जानते हैं कि वृत्त की परिधि पर स्थित हर बिंदु अपने केंद्र से बराबर दूरी पर होता है, तो आप हर चीज समझ सकते हैं। एक उदाहरण मैं देता हूं। वृत्त में एक कार्ड है, तो इस कार्ड से परिधि के किसी बिंदु से हम बनाएंगे कोण, बिंदु पर कोण बनाएंगे तो वो कोण बराबर होगा। यह जो गुण है वृत्त का, ये जो गुण है, ये उसी गुण से, वृत्त की परिभाषा से ही निकला है कि परिधि का हर बिंदु उसके केंद्र से बराबर दूरी पर होता है। इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी समझा जा सकता है। हमने एक वृत्त बनाया और एक कार्ड बनाया और केंद्र बनाया। कार्ड तिरछा है, केंद्र बीच में है, वृत्त ऐसे। लेकिन इसके कुछ होने का मतलब नहीं है, हम इस वृत्त को घुमा सकते हैं और कार्ड को हम हमेशा इसकी सीध में ला सकते हैं। इसके लिए किसी थ्योरम, किसी सूत्र, किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये अपने आप यहां आ जाएगा। कहीं भी आप बनाइए, आप वृत्त को घुमा दीजिए तो कार्ड यहां आ जाएगा। अब जब कार्ड यहां आ गया, तब आप देखिए कि इसकी परिधि से पर बनने वाला हर कोण बराबर। क्यों बराबर? क्योंकि हम जानते हैं कि ये रेडियस और ये भी रेडियस है, तो जब ये दोनों दूरी बराबर हो गई और ये भी रेडियस है, ये तीनों दूरी जब बराबर हो गई और ये एक चौथी दूरी, तो ये चारों दूरी बराबर हो गई, तो ये कोण अपने आप बराबर हो गया। इसको थोड़ा सा मैं, अगर आपको समझने में दिक्कत होती है तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे, और हम आपको ये बता देंगे कि ये सिर्फ केंद्र से इस परिधि के बिंदुओं की बराबर दूरी के नाते ये कोण बराबर है। अब ये वृत्त है, और ये बंद आकृति है, तो इसका क्षेत्रफल भी होगा। छोटा सा तरीका, हम इसके छोटे छोटे खाने बना के और गिन लें और एक औसत निकाल लें। लेकिन ये पूरा नहीं होगा, ये पूर्ण सत्य नहीं होगा। तो हमें क्षेत्रफल और इसके रेडियस के बीच में एक अनुपात पाना है।
तो हमने क्षेत्रफल और स्क्वायर ऑफ रेडियस के बीच में एक अनुपात पाया। अनुपात क्या है? एरिया अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस इज इक्वल टू कांस्टेंट। यह कांस्टेंट कहलाता है पाई। इसे पाई कहने का कोई नहीं है। आप क कह सकते हैं, ख कह सकते हैं, ग कह सकते हैं, लेकिन चूंकि जो भाषा थी हमारी उस समय चर्च की भाषा थी, चर्च की भाषा लैटिन थी, और हम लोग इसीलिए ये जो सिंबॉलिक शब्द है ये हम लोग पाई, अल्फा, बीटा, इस तरह के गामा, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते थे। तो ये पाई शब्द हमने इस कांस्टेंट को चुना। अब इस पाई की वैल्यू निकालना हमारे लिए कितना मुश्किल और कितना जटिल। बहुत तरह से प्रयोग किए यूक्लिड ने, पाइथागोरस ने, और उन्होंने बहुत दूर तक सिद्ध किया कि ये हमारे इस नंबर स्केल पर 3 और 4 के बीच में कहीं है। बहुत नजदीक तक पहुंचे, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट फिगर उन्होंने नहीं पता कर सके। यूक्लिड ने इसको खटकोण और उससे भी ज्यादा 8 कोण, 9 कोण, 10 कोण, 11 कोण, 12 कोण, इससे भी वो बढ़ाते चले गए, और वो इसके एग्जैक्ट वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां पर कि ये नंबर उनको मिल पाता। दूसरी जो थ्योरी चली उसने भी इस नंबर को सिद्ध करने की कोशिश की, और उसने जो है वृत्त के अंदर और वृत्त के बाहर का क्षेत्रफल नाप के ये क्षेत्रफल घटा के और निकालने की कोशिश की, लेकिन वो भी 3/4 के इसके बीच में रहा। इसका हल दिया न्यूटन ने, और न्यूटन ने इसका हल दिया अपने बायनोमियल थ्योरम से। बायनोमियल थ्योरम एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। 2 नंबर को अगर हम जोड़ते हैं, अक्सर हम ऐसे नंबर को x और y लेते हैं। ये अननोन नंबर की जब भी बात होती है तो हम x और y लेते हैं, और जब नोन नंबर की बात होती है तो हम a और b लेते हैं। ये अननोन नंबर की बात है, तो हम x और y लिए, इसकी हमने पावर n कर दी, और इस तरीके से ये हमने बायनोमियल थ्योरम बनी। ये बायनोमियल थ्योरम, ये बायनोमियल इक्वेशन फाइनाइट, इसकी संख्या की गिनती है, और इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। लेकिन अगर यही बायनोमियल इक्वेशन इनफाइनाइट हो जाए तब क्या होगा?
तब हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन ऐसे जितने भी बायनॉमियल इक्वेशन होते हैं जो इनफाइनाइट होते हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। टेंड्स टू 0 ये इसको मान्यता देता है। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारी इन्फिनिट सीरीज है और तो हम इसको समझ सकते हैं कि इसकी एक वैल्यू होगी। अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में कोई इन्फिनिट सीरीज है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, वो केवल एक सीरीज और एक कहने की चीज रहेगी। तो हमारी ये जो बायनॉमियल थ्योरम है, इसी बायनॉमियल थ्योरम में पाई की वैल्यू निकाली गई है और बताई गई है कि पाई की वैल्यू इतनी होगी। तो पाई की वैल्यू जानने के लिए और उन चीजों को समझने के लिए हम आगे बायनॉमियल थ्योरम का प्रयोग करेंगे।